Not just a student, a seeker, a strategist, a soul meets on fire. सेल्फ अवेयरनेस ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को पहचानते हैं। फिर अंडरस्टैंड हाउ दे अलाइन विथ योर वैल्यूज़ एंड गोल्स, और ये भी समझने की कोशिश करके समझते हैं कि वो हमारे वैल्यूज़ और हमारे लक्ष्यों से कैसे जुड़ी हुई है। फिर दूसरे हमें कैसे देखते हैं ये भी हम समझ पाते हैं। फिर हम अपने अंदर की चीज़ों को समझ पाते हैं। ये हमें सेल्फ अवेयरनेस जो है इस योग्य बनाता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, इस पे बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ समझने की कोशिश करते हैं, उसका लुक इनवर्ड, यानी आप जो है अपने अंदर जाके तो आप एक डायरी में लिख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसे आप करते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, आप मोटिवेट फील करते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ है, मजबूती है आपकी, वो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए उसको। फिर ऐसी चीज़ें, ऐसे काम जिससे आप करते हैं तो उसमें टाल मटोल करते हैं, उसे टालते रहते हैं, वो आपको डिमोटिवेट कर देती है, परेशान हो जाते हैं आप, उसको मज़ा नहीं आता करने में, तो ये आपकी वीकनेस है, आप उसको भी लिखिए। कोई पहली एक बात तो है कि कोई स्ट्रेंथ और कोई वीकनेस वो हमेशा के लिए नहीं होती है। अगर कोई वीकनेस है आपकी तो उसको आप इंप्रूव करके स्ट्रेंथ में उसको डेवलप कर सकते हैं, इसी पे हम बात कर रहे हैं। तो पहले हमें जानना जरूरी है कि आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से आप अपने आप को ज़रूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। तो पीक मोमेंट, थिंक अबाउट टाइम्स यू फील प्राउड और इन फ्लो व्हाट स्किल वे आर यूजिंग, मतलब आपको पीक मोमेंट अपने ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सा ऐसा काम आपने किया कि जब आपको प्राउड फील हुआ है। जैसे कुछ लोग होते हैं दूसरों की मदद करते हैं उनको अच्छा लगता है, किसी का सपोर्ट करते हैं अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, कुछ का और होगा अपना जहाँ वो अच्छा फील कर रहे हैं। कुछ लोगों को कंपटीशन बहुत पसंद होता है, तो कम्पिटेटिव कार्य करने में उनको बहुत मजा आता है। कुछ लोग जो है टफ काम करना उनको पसंद होता है, वहाँ पे मोटिवेट फील करते हैं। तो आपको ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी और ये भी खोजना पड़ेगा कि उसमें कौन सी स्किल यूज़ हुई है। जो स्किल आप यूज़ करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि पढ़ने में आप मैथ आप जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो यानी कि मैथ वाली यानी कैलकुलेटिव स्किल जो है आपकी वो बहुत अच्छी है, यानी कि वो स्किल जो है आपकी स्ट्रेंथ है। इस तरीके से आप उसको ढूंढें। पैटर्न ऑफ स्ट्रगल, नोट सिचुएशन वेयर यू फील इनसिक्योर, मतलब ऐसी सिचुएशन ढूंढें जब आप असुरक्षित महसूस करते हैं, आप जो है अवॉइडेंट हैं, डालते हैं या आपको नेगेटिव उस पर फीडबैक मिलता है, तो ऐसी चीज़ों को भी नोट करें और ये जो है आपकी वीकनेस है। फिर स्टेप 2, लुक आउटवर्ड, आपको जो है अब पहले तो आप अपने अंदर जाकर, तो दूसरा है कि लोगों से पूछें, फ्रेंड हैं, मेंटर्स हैं, कलीग हैं, कि वो बताएं आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। जैसे आपने कोई काम किया, कोई जो फीडबैक मिला है, कोई कमेंट किया है या कोई कुछ कहा है, तो उसको भी नोट डाउन करें। इससे जो भी आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो टीचर आपको कभी शाबाशी देता है, आप किसी सब्जेक्ट में किसी में आपको डांट भी पड़ती है, या ऐसे ही आप कहीं काम कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स से आप जब बातचीत कर रहे हैं तो कभी किसी ने कहा वाह क्या बात है, तुमने बहुत अच्छी बात कही है, या ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, तो आप उस चीज़ को नोट करें, ये मेरी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। फिर एक टूल भी आता है, अभी तो हम आपने एक अपने अंदर से भी एनालिसिस किया स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए, दूसरा दूसरों से पूछा। अब जो है कुछ एक टूल आते हैं जिनसे जो है आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान सकते हैं। तो उन टूल में जो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उसमें से 3 जो बहुत अच्छे वाले हैं जो काफ़ी रिकॉग्नाइज हैं पूरे वर्ल्ड में, उन तीनों को मैंने रखा है। उसमें से फर्स्ट है बिग 5 बोला जाता है उसको, दूसरा है स्ट्रेंथ फाइंडर, फिर होता है VI करेक्टर स्ट्रेंथ्स। इन तीनों बारे में जो है अभी हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, फिर इसका डिटेल में काफ़ी बात करेंगे। पहला बिग 5, तो पहला जो है यानी कि पर्सनालिटी में बिग 5, तो पहला इसमें ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, इसमें कोर एसेंस होता है, इसमें क्रिएटिविटी, इसमें भी कई गुण होते हैं। जैसे क्रिएटिविटी जो ओपन होता है ना, एक्सपीरियंस को काफ़ी मिला हुआ है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, हंगर फॉर नोवेलिटी, यानी वो नवीनता के लिए तो भूखा होता है। कोई भी काम करता है वो नए तरीके से करता है, नई चीज़ें सीखने के लिए वो जागरूक रहता है, नई हमेशा वो नवीनता को ढूंढता रहता है। तो अगर किसी में हाई ओपननेस है तो कैसा होगा, लव्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब अमूर्त सोचता है वो, मतलब घिसी-पिटी तरीके से नहीं सोचता है, कोई भी काम वो नए तरीके से सोचता है। एंड आर्ट में उसकी रुचि होती है, फिलॉसफी में होती है, सिम्बॉलिक स्टोरी टेलिंग होता है। फिर जो है एम्ब्रेस चेंज एंड अनकन्वेंशनल आइडियाज़, वो परिवर्तन अपरंपरागत विचारों को गले लगाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े मेंटली डेवलप नहीं होते ना, तो वो जो चीज़ें सुने रहते हैं बस मानते हैं यही सही है। जैसे अगर मान लीजिए कोई गे है तो सोचेंगे नहीं ये तो बहुत गलत है, ये उसकी मानसिक मतलब उपज है, ऐसा इंसान होता ही नहीं है। केवल आदमी का तो महिलाओं से अट्रैक्शन होता है, बस गर्ल्स का बॉयज से ही होता है, गर्ल्स का गर्ल्स से नहीं होता है। यानी वो जो है ना एकदम रिजिड होता है, जो चीज़ें उसने देखी बस वही, अदर चीज़ें वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। लेकिन ओपननेस वाले रहते हैं, हाँ वो ये भी मानते हैं कि ये तो एकदम नेचुरल है, गे होना एकदम नेचुरल है, लेस्बियन होना एकदम नेचुरल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये चीज़ें होती है, वो कोई परिवर्तन भी लाना है अगर, जैसे जो रिजिड होते हैं परिवर्तन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। उनको कहा गया कि नहीं तुम्हारा ही रिलीजन सही है तो उसको मानेंगे हाँ मेरा ही सही है, दूसरा खराब है, बस इसके अलावा सोच ही नहीं सकते कि सब सही है सब गलत है। सभी धर्मों में कुछ अच्छी चीज़ें हैं कुछ बुरी चीज़ें हैं, तो ये सभी में है प्रॉब्लम नहीं, तो वो केवल अपना अच्छा मानेगा दूसरे का बुरा मानेगा, ये भी गलत है। फिर अक्सर वो जो है थोड़ा काव्यात्मक होता है, सिनेमाई आध्यात्मिक अन्वेषण में आकर्षित होता है, और जिसमें लो ओपननेस होता है वो दिनचर्या कार्य में लगा होता है, परंपरा और व्यवहारिकता को प्राथमिकता देता है, मतलब परंपरा में जो चल रहा है ना उसी को लेगा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं चाहिए। सोचिए कहा जाता है ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप एक ही चेंज पे चलते रहेंगे। मान लीजिए मोबाइल आ गई, आप चेंज नहीं करना, नहीं मुझे टेलीफोन यूज़ करना है, तो कैसे प्रोग्रेस होगी। नए विचार आ रहे हैं आप उसको अपना नहीं रहे, नहीं मुझे पुराना ही चाहिए, तब ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, सोसाइटी आगे ही नहीं बढ़ेगी, वहीं की वहीं टिकी रहेगी। तो हमें नवीनता को ना हमेशा स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो लो ओपननेस वाले होते हैं उनको दिनचर्या के जो काम कर रहे हैं कोई चेंज नहीं चाहिए, पुराने विचार ही उनको अच्छे लगते हैं, व्यवहारिकता को मतलब वो
प्राथमिकता देते हैं कि क्या व्यवहारिक है। व्यवहारिक मतलब सेंस होती होता है ना कि जो आज सूटेबल है वो व्यवहारिक है, लेकिन हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो आज सूटेबल ना हो लेकिन भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप सोचिए कि सती प्रथा जब थी तो बहुत लोग 90% उसको जो एक्सेप्ट कर रहे थे कि नहीं ये सही है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। आज सिचुएशन ये है कि हम उस समय को गलत सोच रहे हैं। आज कोई कहे सती प्रथा लानी चाहिए तो हम कहेंगे नहीं ये नहीं। यानी कि कुछ चीज़ें होती है ना कि वो बाद के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर आप तुरंत अभी देखें तो गलत होगी। जैसे आप देखिए कि बहुत धार्मिक सुधार आंदोलन में है जो यूरोप वगैरह में, तो उस समय उसको बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन आज वही जो है मॉडर्निटी लाने में वही धार्मिक सुधार बहुत इंपॉर्टेंट रहे। धर्म में सुधार, जैसे हमारे भी बहुत सारे नेता हैं जो धर्म में सुधार के बहुत जो धर्मगत रूढ़िवादिता थी उसके लिए लड़े हैं, तो आज जो है हम काफ़ी फ्रीडम फील कर रहे हैं। अगर वो उस समय न लड़ते तो शायद हम एक बहुत रूढ़िवादी समाज में रह रहे होते, जहाँ जातिवाद धर्मवाद ये सब चीज़ें बहुत अंदर तक घुसी रहती, लोग आपस में लड़ भिड़ रहे होते, भाईचारा जो आज है हमारे देश में वो शायद न देखने को मिलती। तो ये चीज़ें हैं। तो दूसरा है कंसाइंसियसनेस यानी कर्तव्य निष्ठा। इसमें कोर एसेंस है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हाई कंसाइंसियसनेस का जो पर्सन होता है वो रिलायबल, मेटिकुलस एंड फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अचीवमेंट पे वो बल देता है, यानी विश्वसनीय होता है, सावधानीपूर्वक और दीर्घकालिक उपलब्धियों पर केंद्रित होता है। वो विश्वसनीय व्यक्ति होता है, वो ज़्यादा झूठ नहीं बोलता, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज है, वो गोल के प्रति वो जो है डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। तो दीर्घकालिक उपलब्धियों पर ध्यान देता है, वो छोटी मोटी चीज़ों पे या थोड़े बहुत इंजॉय के लिए वो अपने लक्ष्य को नहीं त्यागता, वो उसका जो है मेन लक्ष्य वही होता है। फिर जो है संरचना, समय सीमा और पुनरावृत्ति पर शोधन पर पनपता है, यानी थ्राइव ऑन स्ट्रक्चर, डेडलाइन पर बल देता है। जिसके अंदर ये कम होता है वो अधिक सहज, कम संगठित होते हैं, सहज होते हैं लेकिन कम संगठित होते हैं। और जो योजनाएं बनाने में ना वो काफ़ी कमज़ोर हो सकते हैं, उनको संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, गोल को लेकर वो जो है कॉन्शियस नहीं है, तो उनको जो है योजनाएं बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर इसका थर्ड है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन में होता है, इसमें इसका कोर एसेंस है सोशिएबिलिटी, एनर्जी एंड असर्टिवनेस होती है, मुखरता, मतलब समाज में लोगों से मिलना जुलना, सार्वजनिक रूप से बोलना, लोगों के लिए आवाज़ उठाना और समूह की गतिशीलता में, सामूहिक कार्यों में काफ़ी इनको जो है ना करने में इनको काफ़ी ऊर्जा मिलती है, जो एक्स्ट्रावर्जन होते हैं। एंड आउटवर्ड कॉन्फिडेंट होते हैं, ये जो है बाहरी रूप से काफ़ी आत्मविश्वासी होते हैं, एकदम बोलने में अच्छे होते हैं, और फिर ये चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं। फिर जिनके अंदर ये कम होता है वो अकेलापन में जीते हैं, गहरा चिंतन, शांत वातावरण पसंद करते हैं। अकेला में भी मोर रिजर्व बट रीच इन इंटरनल डायलॉग, वो खुद में अकेले रहने वाले होते हैं, लेकिन जब पर्सनली किसी से बात करते हैं ना तो बहुत अच्छी बात करते हैं, इंटरनल डायलॉग खुद से बात करते हैं, तो ये ऐसे लोग थोड़े क्रिएटिव टाइप के होते हैं। फिर एग्रीएबलनेस यानी सहमति निर्मित करने वाले, इसमें कंपेशन यानी संवेदना, जो है दया की भावना जो होती है ना वो होती है इनके अंदर। कोऑपरेशन होता है, सहयोग करते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते हैं, सहयोग लेते भी हैं, अगर किसी को मदद की जरूरत तो मदद करते भी हैं। इमोशनल वार्मथ, जैसे ये होते हैं ना इमोशनल, अगर कोई इमोशनली कोई परेशान है तो उसको तुरंत मतलब ये भी इमोशनली उससे अटैच होते हैं और फिर उसको जो है सहयोग देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। कोई परेशानी हो तो तुरंत एकदम लगता है कि ये भी उसी को फील कर रहे हैं। तो अगर आप किसी कोई समस्या में जूझ रहे हैं, आप भी उसी की तरह फील करने लगते, बताते हैं अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो इससे अपनापन फील होता है और फिर जो है आप उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा खत्म तो नहीं लेकिन थोड़ा एक सपोर्ट तो दे देते हैं, उसको थोड़ा सांत्वना मिलती है। तो इस टाइप के लोग होते हैं। तो इसमें होता है जिनके अंदर हाई मतलब उच्च क्वालिटी का गुण होता है एग्रीएबलनेस, तो वो सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति होते हैं, दूसरों की सहानुभूति दर्शाते हैं, उदार होते हैं और दूसरों की ज़रूरतों के प्रति काफ़ी अनुशीलन होते हैं, यानी दूसरों की ज़रूरतों को भी ध्यान रखते हैं, अपनी बात क्यों नहीं थोपते हैं कि हमारा ही चलना चाहिए, मुझे जो अच्छा लग रहा है वही करिए, नहीं, वो दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और खुद को ढाल लेते हैं। ऐसे लोग जो है ना काफ़ी सहमति बनाने में बहुत अच्छे लीडर होते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में हो तो बहुत सारे लोगों के लिए एक सहमति डेवलप करना ना बहुत कठिन काम होता है। सबके अलग अलग विचार है, सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो सोचिए सहमति डेवलप करना कितना कठिन हो जाता है, लेकिन ये लोग जो है ना वहाँ पे कर लेते हैं, इनके अंदर ऐसा गुण होता है। फिर जिनके अंदर ये कम होता है वो अधिक संदेहवादी होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं, वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, सहयोगी नहीं प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं और जो है वो इमोशनल चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, केवल तार्किकता बात करते रहते हैं। तो ऐसे समय में जब आप दूसरों के इमोशंस को नहीं समझे ना तो सहमति डेवलप करना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म है कि इमोशनल सेंसिटिविटी एंड वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस। तो जिसके अंदर हाई न्यूरोटिसिज्म होता है वो चिंता में रहता है, मूड स्विंग होते हैं बार बार, वो खुद पे संदेह करता है, इमोशनली सेंसिटिव जो होते हैं। और फिर वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस वाले जो व्यक्ति होते हैं वो खुद का निरीक्षण बड़े गहराई से कर लेते हैं। और ये जो कविता वगैरह लिखने वाले होते हैं, फिर ये कविता प्रेमी होते हैं, इनके अंदर ये गुण काफ़ी पाया जाता है। जिनके अंदर लोग कम होता है वो भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं, दबाव में भी शांत रहते हैं, कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, अधिक लचीला होते हैं। इनके अंदर मतलब कोई तुरंत हो गया ना, जैसे इमोशनल लोग होते हैं ना तो तुरंत रिएक्ट करते हैं, उनको आप कोई बात कह देंगे तो वो तुरंत भड़क जाते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर इमोशंस कम हो जाए थोड़ा तब वो कम प्रतिक्रियाशील, अधिक लचीला।